चैप्टर का जो टॉपिक है वो है माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम। ठीक है, ये क्या होता है? एमडीएस, इसका शॉर्ट फॉर्म होता है एमडीएस, इसको कई लोग एमडीएस भी बुलाते हैं। माइलोडिस्प्लास्टिक से आप लोग क्या मतलब समझते हैं? माइलोडिस्प्लास्टिक का मतलब होता है, एक तो माइलो मीन्स माइलॉइड सीरीज, ठीक है, माइलॉइड सीरीज। दूसरा है डिस्प्लास्टिक, ठीक है, यानी कि डिस्प्लेसिया हो रहा है कहीं, और ये सिंड्रोम है जिसकी वजह से एक कोई ऐसी बीमारी निकल करके आ रही है जो कि मल्टीपल कारणों की वजह से, ठीक है। सिंड्रोम होता है कि बहुत सारे फैक्टर्स की वजह से जो एक दिक्कत सामने आए उसको कहते हैं क्या? सिंड्रोम, ठीक है। तो इनिशियली क्या था कि ये जो बीमारी थी, इस बीमारी को जो है दिस वॉज नेग्लेक्टेड, और यू माइट से दैट इट इज रिपोर्टेड एज अ मेगलोप्लास्टिक एनीमिया, या किसी भी एक नॉन मैलिग्नेंट डिसऑर्डर की तरह इसको जो है वो ले लिया जाता था। बाद में जो है ये बीमारी जो कन्वर्ट हो जाती थी मैलिग्नेंसी में, ठीक है। ये बेसिकली होता है कि माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम होता है ब्लड का डिसऑर्डर, ठीक है, ब्लड का डिसऑर्डर होता है, ठीक, जो कि आगे चल के ल्यूकीमिया में कन्वर्ट होता है। तो इसको कहते हैं दिस इज अ क्लोनल स्टेम सेल डिसऑर्डर, ठीक है। ये क्या होता है? क्लोनल स्टेम सेल डिसऑर्डर, क्लोनल स्टेम सेल डिसऑर्डर रिजल्ट इन इनइफेक्टिव हेमेटोपोइसिस, ठीक है, रिजल्टिंग इनइफेक्टिव हेमेटोपोइसिस। इसका मतलब क्या हुआ? इनइफेक्टिव हेमेटोपोइसिस का मतलब, इनइफेक्टिव हेमेटोपोइसिस का मतलब हुआ कि हेमेटोपोइसिस हो रही है लेकिन उसमें जो सेल बन रहे हैं वो ऐसे हैं जिनका कोई मतलब नहीं है, उन सेल्स का कोई मतलब नहीं है, जिसकी वजह से वो सेल जो है वो डिजनरेट कर जा रहे हैं। सर्कुलेशन में आते ही, सर्कुलेशन में से निकलते ही वो डिजनरेट कर जा रहे हैं। तो वो कहते हैं इसको, या फिर उन सेल्स की क्वालिटी इतनी बेकार है कि बॉडी उनको हटा दे रही है, अपने उससे सिस्टम से हटा दे रही है, मार दे रही है, खत्म कर दे रही है बॉडी। तो इसको कहते हैं इनइफेक्टिव हेमेटोपोइसिस। और ये सर ये जो इनइफेक्टिव हेमेटोपोइसिस है ये जो लिम्फोइड में चले जाते हैं ना, तो हाँ, ये लिम्फोइड नहीं, माइलॉइड सीरीज का है, तो माइलॉइड सीरीज की अब हम बात कर रहे हैं अभी। वो तो ये किसी भी सीरीज में सकता है, लेकिन ये इसको ऐसे समझो कि जैसे हेमेटोपोइसिस का मतलब क्या होता है? हेमेटोपोइसिस का मतलब होता है एक कोई प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल है, उस प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल से क्या निकला? कमिटेड कॉलोनी फॉर्मिंग निकली। फिर उस कमिटेड से जो है फर्दर डिवीजन हुआ किस किस में? एरिथ्रॉइड सीरीज में, माइलॉइड सीरीज में, मेगाकैरियोसाइटिक सीरीज में। इसी तरीके से इस तरफ भी इसी तरीके से लिम्फोइड सीरीज में होगा, ठीक है। तो इस एक प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल में कहीं पर जो है कोई दिक्कत आ जाए, तो या फिर इस एक पूरे प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल में कोई म्यूटेशन हो जाए किसी लेवल पर, तो ये जो अपना आरबीसी, डब्ल्यूबीसी या माइलॉइड सीरीज को बनाना होगा इसको, तो उसकी क्वालिटी बेकार होगी। और वो जो यहाँ पर सर्कुलेशन में निकलने के लिए, मैरो में बनने के लिए, मैच्योर होने के लिए, वो जो मैच्योर होना स्टार्ट होंगे तो उनकी क्वालिटी इतनी बेकार होगी कि बॉडी उनको पहले डिस्कार्ड कर देगी, ठीक है। इसको कहते हैं इनइफेक्टिव एरिथ्रोपोइसिस। तो ये बेसिकली जो डिजीज होती है ये एल्डरलीज में होती है। एल्डरलीज मतलब जो बहुत एजेड लोग होते हैं, 55, 60 साल, 70 साल तक की उम्र में जो है 50 या 60 की एज में, एक जो मीडियम एज बोलते हैं 68, एक मीडियम एज जो है 68 ईयर्स बोलते हैं। एज ज्यादा होती है उनमें ज्यादा होता है। फिर इसका WHO ने अपना एक डेफिनेशन निकाला है। WHO ने इसकी अपनी एक डेफिनेशन निकाली है। वो डेफिनेशन क्या है?
WHO states MDS as a group of clonal hematopoietic stem cells disease. ठीक है, a group of clonal hematopoietic stem cell disease characterized by cytopenia. ठीक है, characterized by cytopenia. cytopenia मतलब साइटोपिनिया मतलब कम होना, साइटोकिन सेल्स का कम हो जाना, साइटोपिनिया, डिस्प्लेजिया, ठीक है, सेल्स में डिस्प्लेजिया हो जाना। अभी हम पूछते हैं तुम लोगों से डिस्प्लेजिया का मतलब। इन वन और मेजर माइलॉइड सीरीज, वन और मेजर माइलॉइड लीनिएज मतलब या किसी एक माइलॉइड लीनिएज में होगा या एक से ज्यादा माइलॉइड लीनिएज। माइलॉइड लीनिएज क्या होती है? माइलॉइड फर्दर डिवाइड होती है ना, फर्दर डिवाइड होती है, तो या फिर मोनो एक सी, अगर एक में इफेक्ट हो रहा है तो यूनिक, ठीक है, और दो में हो रहा है तो बाई हो जाएगा, और तीन में हो रहा है तो ट्राई हो जाएगा। तो सारी सीरीज में अगर हो रहा है तो मल्टीपल, ठीक है। तो मेजर या फिर एक से ज्यादा माइलॉइड सीरीज में कॉजिंग इनइफेक्टिव हेमेटोपोइसिस, कॉजिंग इनइफेक्टिव हेमेटोपोइसिस। causing ineffective hematopoiesis and recurrent genetic abnormalities, and recurrent genetic abnormalities मतलब किसी न किसी लेवल पे, जेनेटिक लेवल पे भी किसी न किसी जीन का, किसी न किसी क्रोमोसोम में कोई इंसर्शन या डिलीशन की वजह से, ठीक है, either there would be a gain of function or there would be a loss of function, ठीक है। किसी जीन में किसी प्रोटीन का इंसर्शन होने की वजह से दो चीजें हो सकती है, या फिर कोई फंक्शन उसका बढ़ जाएगा या फिर उसका फंक्शन क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक। तो जेनेटिक एब्नॉर्मलिटीज एंड रिस्क ऑफ कन्वर्जन इनटू एक्यूट माइलॉइड ल्यूकेमिया, ठीक है। ये माइलोडिस्प्लेजिया जो होता है, ऐसे इसमें कुछ दिक्कत नहीं होती है, पड़ा रहेगा, लेकिन कुछ समय बाद रिकरेंट जेनेटिक एब्नॉर्मलिटीज और सब समस्याओं की वजह से ये किसमें कन्वर्ट हो सकता है, एक्यूट माइलॉइड ल्यूकेमिया, ठीक। तो क्या है ये एक ग्रुप ऑफ हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल डिजीज है जिसमें क्या होता है, साइटोपिनिया हो जाता है, और क्या होता है, डिस्प्लेजिया हो जाता है, और क्या होता है, किसी एक या एक से ज्यादा माइलॉइड सीरीज सेल्स को इफेक्ट करता है, जिसकी वजह से इनइफेक्टिव हेमेटोपोइसिस हो जाती है, और जो कि रिकरेंट जेनेटिक एब्नॉर्मलिटीज की वजह से भी होती है, और आगे चल के वो एक्यूट माइलॉइड ल्यूकेमिया में भी कन्वर्ट हो सकता है। ये WHO ने अपनी डेफिनेशन इसको दी। अच्छा, अब ये सब क्यों होता है, साइटोपिनिया होने लगता है? साइटोपिनिया होने के पीछे का रीजन क्या है? Why cytopenia? Why cytopenia? साइटोपिनिया कभी भी जेनेटिक लेवल में या किसी स्टेम सेल में, ठीक है, क्लोनल स्टेम सेल में, क्लोनल स्टेम सेल का मतलब क्या होता है, सेम मतलब जो अपने क्लोन बना सकती हो, एक जैसे क्लोन। किसी भी प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल में, प्लूरिपोटेंट जो एक से कई सारे लिनेजेस बना सकती है, तो ये प्रोसेस क्यों होती है, मतलब ये
साइटोकिनिया क्यों होता है? साइटोकिनिया होने के पीछे का रीजन होता है कि देयर इज इंक्रीज डिग्री ऑफ एपोप्टोसिस विद इन द बोन मैरो प्रोजेनिटर्स। मतलब कि जो बोन मैरो सेल्स होती हैं प्लूरिपोटेंट होती हैं, एक प्लूरिपोटेंट से फिर आपकी कमिटेड सेल्स बनती हैं। तो इस प्लूरिपोटेंट सेल में इसमें क्या होता है? एपोप्टोटिक जीन्स होती हैं। मतलब सेल के अंदर दो तरीके की जीन होती है, एक होती है मॉलिक्यूलर एक्सीलरेटर और एक होती है मॉलिक्यूलर ब्रेक्स, और एक होती है सुसाइडल जीन। ठीक है, एक होती है एंटी सुसाइडल, एक होती है सुसाइडल जीन्स। ठीक है, जैसे आपका ये सेल है, तो सेल में हर लेवल पर क्या होता है? ये होता है जो सेल को क्या कराएगा? प्रोलिफरेट कराएगा, डीएनए सिंथेसिस कराएगा। ये होगा कि क्या कराएगा? डीएनए सिंथेसिस को रोकेगा। ठीक, और ये जीन होंगी, ये क्या करेंगी? ये जीन आपकी ब्रेक्स होती है। मान लीजिए कि ये आपका डीएनए सिंथेसिस वाला ओवर एक्सप्रेस हो गया जी, ठीक है, और सेल ज्यादा अमाउंट में बनने लगी, ये सप्रेस करने की कोशिश करेगा। मान लीजिए बेकार हो गया, तो ये क्या करेगा? ये स्पैट करके सेल को वहीं पे खत्म कर देगा। तो ये एंटी एपोप्टोटिक, ये मतलब एपोप्टोटिक जीन होती है। अब ये एपोप्टोटिक जीन जो होती है, इनकी एक्टिविटी ओवर एक्सप्रेस कर जाती है। इनकी एक्टिविटी क्या होती है? ओवर एक्सप्रेस कर जाती है इन एपोप्टोटिक जीन्स की। ये ओवर एक्सप्रेस करने की वजह से क्या होता है? ये इसको डीएनए सिंथेसिस क्या करती है? बढ़ने नहीं देती। ये भी चल रहा है, ये भी चल रहा है, ये भी चल रहे हैं एक साथ। एपोप्टोसिस भी हो रही है, डीएनए सिंथेसिस भी हो रही है, ठीक है, सेल प्रोलिफरेशन भी हो रहा है, सब कुछ एक साथ हो रहा है। तो सेल कंफ्यूज हो जाती है। सारी सेल्स जो होती हैं क्या होती है? वो कंफ्यूज हो जाती हैं, और उसके चक्कर में क्या होता है? डिसप्रोपोर्शनेट सेल बनने लगती है, कि बनती भी है इसी तरीके से और किसी काम की भी नहीं होती है। समझ लो? तो क्या होता है? सेल जो है एपोप्टोसिस उसकी हो जाती है, इनइफेक्टिव एरिथ्रोपोइसिस। एरिथ्रोपोइसिस हो रही है लेकिन इनइफेक्टिव है, किसी काम की नहीं है। वो भी रह जाएगी, तो वो उसका कोई फायदा नहीं है उस एरिथ्रोपोइसिस का। ठीक है, वो ब्लड स्ट्रीम में निकलने का उसको कोई फायदा नहीं। उस सेल का क्वालिटी इतना बेकार है, वो खत्म हो जाएगा। सेल उसको, अब बॉडी उसको अपने आप ही डिस्कार्ड कर देगी। वो इस वजह से इनइफेक्टिव एरिथ्रोपोइसिस हो जाती है। अच्छा, फिर हमने एक टर्म यूज किया था डिस्प्लेजिया। डिस्प्लेजिया का मतलब क्या होता है? डिस्प्लेजिया मतलब, डिस मतलब भिन्न, डिस मतलब क्या होता है? भिन्न, भिन्न मतलब डिफरेंट, ठीक है, और प्लेजिया सेल। नॉर्मली क्या होता है? सेल सारी एक जैसी दिखनी चाहिए, ठीक है, जो जिस स्टेज पे है, मान लो S1 स्टेज पर है, S2 स्टेज पर है, या जो भी तुम्हारी सेल साइकिल की जो स्टेज होती है, उनमें जो सेल्स होती हैं, मान लो हिमेटोपोइटिक सेल्स तुम्हारी बनी, ठीक है, हिमेटोपोइटिक तुम्हारी सेल बनी, एक लीनिएज हिमेटोपोइटिक लीनिएज हम एक लिख लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर। हिमेटोपोइटिक लीनिएज, हिमेटोपोइटिक लीनिएज में मान लो बोन मैरो से तुम्हारा क्या आता है? सबसे पहले कौन कौन सी सेल आती है माइलॉइड सीरीज में? सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले क्या आएगा? माइलॉइड सीरीज का मैच्योरेशन कैसे होता है? पहले आएगा माइलोब्लास्ट, माइलोब्लास्ट, ठीक है, माइलोब्लास्ट के बाद क्या आएगा? प्रोमाइलोसाइट, प्रोमाइलोसाइट, फिर क्या आएगा? हाँ, फिर आएगा माइलोसाइट, फिर क्या आएगा? मेटामाइलोसाइट,
फिर आएगा मेटामाइलोसाइट, इसके बाद आएगा बैंड, फिर कौन आएगा न्यूट्रोफिल या पॉलीमॉर्फ, ठीक है, फिर आएंगे न्यूट्रोफिल, इस तरीके से पूरी सीरीज चलती है। अब मान लो कि ये माइलोब्लास्ट है, माइलोब्लास्ट का अपना कैरेक्टर होता है कि उसमें न्यूक्लियोलाई प्रोमिनेंट होंगे, तो साइटोप्लाज्म होगा, ठीक है, उसमें क्या होगा, वो बेसिफिलिक होगा, ठीक, न्यूक्लियोलाई होंगे, ये इसका अपना कैरेक्टर है। फिर प्रोमाइलोसाइट का भी इस तरीके से अपना कैरेक्टर होता है, माइलोसाइट का भी अपना कैरेक्टर होता है कि इसमें साइटोप्लाज्म ग्रेनुलेशन होगा, ठीक है, माइलोसाइट में क्या होता है, साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स पड़े होंगे इस तरीके से, ठीक है, क्योंकि माइलॉइड सीरीज की है, WBC बना रहे हैं, ग्रेन्यूल्स पड़े होंगे। अब क्या हो अगर जो साइटोप्लाज्म है इसके ग्रेन्यूल्स मिलेंगे और न्यूट्रोफिल उसी तरीके से मैच्योर होगा और इसके ग्रेनुलेशन बता दो कोई, तो इसको क्या कहेंगे, डिस्प्लेसिया या डिस्प्रोपोर्शनेट। अगर हमें जो सेल्स हैं वो उसके वैसे कैरेक्टरिस्टिक ना मिल करके इमैच्योर कैरेक्टरिस्टिक मिल रहे हैं, ठीक है, उसके इमैच्योर कैरेक्टरिस्टिक्स मिल रहे हैं, मतलब होता क्या है कि यहां से स्टार्ट होते 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 आप देखोगे न्यूक्लियस में न्यूक्लियस अलग होता चला जाता है। न्यूक्लियस जो है न्यूट्रोफिल का बैंड फॉर्म होते 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 पहले सिकुड़ते बैंड फॉर्म होते होते लोब्यूल बनने लगता है, फिर अलग अलग होने लगता है, फिर उसके लोब्स बनने लगते हैं। तो क्या हो अगर लोब्स बनेगा और जो लोब्स हो उम्र के हिसाब से वो कम हो, ग्रेन्यूल्स बने ही ना, या ग्रेन्यूल्स बने तो वो टॉक्सिक ग्रेन्यूल्स जैसे हो, तो इसको कहते हैं डिस्प्लेसिया। और इसी डिस्प्लेसिया को आप जो है कैरेक्टरिस्टिकली इसमें पाएंगे, इसमें माइलोडिस्प्लास्टिक डिजीज में या माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम में पाएंगे, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है साइटोपिनिया। साइटोपिनिया ब्लड पिक्चर में कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है। हेमेटोपोइसिस में साइटोपिनिया अगर हो रहा है अभी आप उसको एमडीएस की तरफ सोचना स्टार्ट करोगे, और वो साइटोपिनिया ऐसे नहीं होना चाहिए, वो साइटोपिनिया प्रोलॉन्ग होना चाहिए, 6-7 महीने 8 महीने से लगातार कंटिन्यूअस साइटोपिनिया बना, तब आप उसको जो है एमडीएस की तरफ जाओगे। अभी मैं आगे एमडीएस की आप क्राइटेरिया क्या होता है डायग्नोसिस का वो भी पूरा बताऊंगा, ठीक है। अब इसमें WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अपना एक स्कोरिंग मेथड निकाला है, क्या, इसको कहते हैं प्रोग्नोस्टिक स्कोरिंग सिस्टम, कि बीमारी है कितनी, बीमारी की प्रोग्नोसिस कैसी है। एमडीएस में प्रोग्नोस्टिक स्कोरिंग सिस्टम निकाला है जो कि ये बताता है कि रिस्क कितना है इसका माइलोडिस्प्लास्टिक में कन्वर्जन का, और फिर माइलोडिस्प्लास्टिक से एएमएल में कन्वर्ट होने का रिस्क कितना है। उसके लिए क्या है, उसके लिए पेशेंट का हीमोग्लोबिन 10 से कम होना चाहिए, ठीक है, हीमोग्लोबिन 10 से कम होना चाहिए, प्लेटलेट काउंट 1 लाख से नीचे होनी चाहिए, और तीसरा न्यूट्रोफिल काउंट जो होता है वो 1.8, एब्सोल्यूट न्यूट्रोफिल काउंट जो होता है वो 1.8 × 10⁻⁹ से कम होना चाहिए, मतलब न्यूट्रोफिल काउंट भी आपका इंक्रीज होना चाहिए, ठीक। अब इसके कॉजेस क्या क्या होते हैं, कॉजेस में आ जाते हैं कि आपका जो है एमडीएस का कॉज क्या होता है, क्यों होता है एमडीएस। दो टाइप के होते हैं, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। प्राइमरी जो होता है ये इडियोपैथिक होता है। प्राइमरी एमडीएस क्या होता है, इडियोपैथिक। इडियोपैथिक मतलब क्या होता है, इडियोपैथिक मतलब क्या होता है, मीनिंग ऑफ इडियोपैथिक, चलो एक मौका दिया तो इसको पढ़ के बताओ इडियोपैथिक का मतलब क्या होता है, ये मालूम होना चाहिए, हर जगह टर्म यूज होता है। इडियोपैथिक
और दूसरा होता है सेकेंडरी। सेकेंडरी कॉज क्या होता है? इडियोपैथिक होता है कोई ऐसा में मालूम नहीं है रीजन, और सेकेंडरी होता है कि कोई चीज हुई है जिसकी वजह से ये एमडीएस में बदल गया। कुछ एक ऐसी चीज चली है बॉडी के अंदर या बॉडी में कुछ एक ऐसी चीज गई है जिसकी वजह से ये सेकेंडरी में बदल गया। तो सेकेंडरी कॉज क्या होता है? प्रायर रेडियोथेरेपी। रेडियोथेरेपी अगर हुई हो पेशेंट, रेडियोथेरेपी क्या करती है? सप्रेशन करती है, सेल को मारती है, ठीक है। तो सेल को मारते 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 एक समय आता है कि सेल का जो है मैकेनिज्म सारे खराब हो जाते हैं। तो प्रायर रेडियोथेरेपी, जो भी चीज सेल को डिस्ट्रॉय करेगी उसमें ये चीज होगी। दूसरा होता है प्रायर टू एल्केलाइटिंग कीमोथेरेपी। कोई कीमोथेरेपी अगर चल रही है पेशेंट में, ठीक है, एल्काइलेटिंग कीमोथेरेपी। और कौन है? और प्रायर टू एल्काइलेटिंग कीमोथेरेपी इसमें आता है इपिपोडोफाइलोटॉक्सिन थेरेपी। इपिपोडोफाइलोटॉक्सिन थेरेपी एक दवाई होती है, इसको कहते हैं इपिपोडोफाइलोटॉक्सिन, ठीक है, उसकी वजह से ही होता है। फिर एक्सपोजर टू केमिकल्स जैसे कि बेंजीन रिंग जिसमें होती है वो केमिकल्स जो है बड़े खतरनाक होते हैं, उनकी वजह से ये हो जाता है। बेंजीन रिंग जिनमें होती है उनमें जो है बहुत कॉमनली यूरिनरी ब्लैडर कैंसर भी हो सकता है, ठीक है। और दूसरा एक लास्ट है, इसको कहते हैं जेनेटिक कॉज। जेनेटिक कॉज में आपका डाउन सिंड्रोम, न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस, ठीक है, डाउन सिंड्रोम हो गया और न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस हो गया। ये कॉजेस आपके जेनेटिक कॉज में आते हैं। इसके अलावा फैनकोनीज एनीमिया भी होता है, इसमें जो है ये मिलता है। अब इसको हम लोग लेके चलते हैं पैथोजेनेसिस में। इसकी पैथोजेनेसिस के लिए एक सिंपल सा डायग्राम, स्कीमेटिक डायग्राम, वो आप लोग समझ लीजिए बस हो जाएगा। म्यूटेशन इन हिमेटोपोइटिक सेल्स, ठीक है, ये म्यूटेशन इन हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल, ठीक है, इसमें म्यूटेशन हुआ। म्यूटेशन की वजह से क्या होगा? एबनॉर्मल क्लोन बनेंगे, ठीक है। म्यूटेशन हुआ तो एबनॉर्मल क्लोन दैट प्रोड्यूसेस फंक्शनली एंड स्ट्रक्चरली डिफेक्टिव स्टेम सेल्स। म्यूटेशन हुआ स्टेम सेल में, हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल में म्यूटेशन हुआ, जिसकी वजह से क्या होगा? एबनॉर्मल क्लोन बनने लगेंगे जो कि स्ट्रक्चरली और फंक्शनली डिफेक्टिव होंगे, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होगा? डिफेक्टिव सेल है तो क्या होगा? लाइफ स्पैन कितना होगा? छोटा हो जाएगा। लाइफ स्पैन जो होगा सेल का शॉर्टेड हो जाएगा। अब इनका लाइफ स्पैन जब शॉर्टेड हो गया तो क्या होगा? इसकी वजह से क्या होगा? इम्यून डिसरेगुलेशन। और क्या होगा? एबनॉर्मल मैरो माइक्रो एनवायरनमेंट, जो मैरो है जहां पे बन रही है सेल, वहां का माइक्रो एनवायरनमेंट क्या होगा? एबनॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। डिफेक्टिव सेल होगी तो एबनॉर्मल माइक्रो एनवायरनमेंट और इम्यून डिसरेगुलेशन। बहुत सारे इम्यूनोलॉजिकल कंपोनेंट्स होते हैं जो कि बोन मैरो सिंथेसिस में मदद करते हैं। तो जब पूरी सिंथेसिस ही जो है खराब हो जाती है तो उनका भी जो है कहीं ना कहीं से रोल होता है, तो वो गड़बड़ा जाता है। फिर अब डिफेक्टिव हो गया, सेल क्लोन जो हो गया वो डिफेक्टिव हो गया, ठीक है। ये है, ये डिफेक्टिव हो गया। एक सेल जो है वो डिफेक्टिव हो गया, उसकी वजह से ये बेकार सेल बनने लगे। अब इसकी वजह से क्या होगा? ग्रेजुअल एक्सपेंशन ऑफ नॉर्मल क्लोन, एबनॉर्मल क्लोन, ठीक है। ये क्या करेंगे? डिफेक्टिव सेल है, ये और एक्सपेंड करेंगे, इनका जो है ग्रेजुअल एक्सपेंशन होगा। एबनॉर्मल क्लोन बनने लगेगा और नॉर्मल हिमेटोपोइसिस को ये जो है डिफेक्ट करने लगेगा। नॉर्मल हिमेटोपोइसिस क्या होगी? वो स्टॉप हो जाएगी, ठीक है।
जिसकी वजह से एक समय के बाद म्यूटेशन हो जाएगा और ये लंबे समय तक चलता है। ये जो प्रोसीजर है ये लंबे समय तक चलता है। साइटोकिनिया, यहां से साइटोकिनिया स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। और एक समय के बाद क्या होगा, ये एबनॉर्मल सेल्स जब इतनी ज्यादा अमाउंट में बनने लगेंगी तो म्यूटेशन होने की वजह से ये एएमएल में कन्वर्ट हो जाएगी, एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया। पेशेंट अचानक से एएमएल में लैंड कर जाता है, एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया में लैंड कर जाएगा और फिर जो है चीजें हाथ से निकल जाती हैं। इसलिए एमडीएस बहुत इंपॉर्टेंट बीमारी है जिसको कि हमें इनिशियली ही पकड़ लेना जरूरी होता है। अब इसमें होता क्या है, एमडीएस के पेशेंट में बोन मैरो इज पार्शियली और होली रिप्लेस्ड बाय क्लोनल प्रोजेनी, a mutant multipotent cells that retains the capacity to differentiate into any cell but in ineffective and disordered fashion। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि जो एक ही सेल है, ये एक सेल, केवल ये एक सेल नहीं, इसके साथ मल्टीपल सारी सेल, बहुत सारी सेल्स हैं, वो सब की सब जो है एबनॉर्मल सेल्स में कन्वर्ट हो जाती हैं और ये रिप्लेस कर देती हैं, नॉर्मल क्लोनल सेल्स को रिप्लेस कर देती है, जिसकी की वजह से जो क्या होता है, इनकी जो है जो डिफरेंशिएशन कैपेसिटी होती है वो डिस्टर्ब कर जाती है। तो सारे सेल्स, कोई बड़े निकल रहे हैं, कोई छोटे निकल रहे हैं, कोई ज्यादा ग्रैन्यूल्स वाले निकल रहे हैं, कोई कम ग्रैन्यूल्स वाले निकल रहे हैं, कोई मल्टीपल लोबेट वाले निकल रहे हैं। तो इस तरीके का जो है ये डिस्प्लेसिया उसमें क्रिएट हो जाता है माइक्रो एनवायरमेंट, और बोन मैरो का माइक्रो एनवायरमेंट डिस्टर्ब कर देते हैं और ये सर्वाइव भी नहीं कर पाते हैं। इस वजह से क्या होता है, ये सेल्स खत्म हो जाती है। अब इसमें जो है एक चीज आप लोगों को समझने वाली है कि इसमें क्लासिफिकेशन बहुत जरूरी है माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम, ठीक है। क्लासिफिकेशन इसमें दो टाइप के हैं, एक है फ्रेंच अमेरिकन ब्रिटिश क्लासिफिकेशन, इसको कहते हैं फैब क्लासिफिकेशन, ठीक है। एक है फैब क्लासिफिकेशन, और एक होता है WHO। दोनों अच्छे हैं, दोनों में से कोई बुरा नहीं है, लेकिन ज्यादा बेटर WHO को माना जाता है, क्योंकि WHO हर डिजीज को अलग अलग आइडेंटिफाई करता है। अब फैब क्लासिफिकेशन में एक तो है रिफ्रैक्टरी एनीमिया RA, फैब का उदाहरण, एक है रिफ्रैक्टरी एनीमिया RA, दूसरा है रिफ्रैक्टरी एनीमिया विद रिंग सिंड्रोब्लास्ट, ठीक है, रिफ्रैक्टरी एनीमिया विद रिंग सिंड्रोब्लास्ट। यह भी बताता हूं रिंग सिंड्रोब्लास्ट क्या होता है। RARS, रिफ्रैक्टरी एनीमिया विद रिंग सिंड्रोब्लास्ट। फिर रिफ्रैक्टरी एनीमिया विद एक्सेसिव ब्लास्ट, रिफ्रैक्टरी एनीमिया विद एक्सेसिव ब्लास्ट, रिफ्रैक्टरी एनीमिया विद एक्सेसिव ब्लास्ट, RAEB। फिर इसके बाद आता है रिफ्रैक्टरी एनीमिया विद एक्सेसिव ब्लास्ट ट्रांसफॉर्मेशन, रिफ्रैक्टरी एनीमिया विद एक्सेस इन ब्लास्ट ट्रांसफॉर्मेशन, जो ब्लास्ट सेल में ट्रांसफॉर्म होता है, ठीक है, इसको कहते हैं RAEBT। RAEBT। फिर क्रॉनिक माइलोमोनोसिटिक ल्यूकीमिया और एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया, क्रॉनिक माइलोमोनोसिटिक ल्यूकीमिया और एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया। ठीक, ये इसका क्लासिफिकेशन, इसका है फैब क्लासिफिकेशन।
इसके भी पहले एक चीज और है जो आप लोग समझने की कोशिश करिए कि ल्यूकीमिया का क्लासिफिकेशन थोड़ा समझ लीजिए, तब आप लोगों को ये समझ में आएगा कि ये माइलोडिस्प्लेसिया कहाँ स्टैंड करता है, क्या होता है। ठीक है, ल्यूकीमिया जो होता है, ल्यूकीमिया का क्लासिफिकेशन बेसिकली ल्यूकीमिया भी नहीं, उसमें आपको माइलॉइड क्लासिफिकेशन, माइलॉइड ल्यूकीमिया के जो क्लासिफिकेशन, ये माइलॉइड में आता है, माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम, तो कुछ ना कुछ माइलॉइड की भी सीरीज होंगी, जो और भी कुछ तरीके के ल्यूकीमिया होते हैं, एक्यूट में, क्रॉनिक में डिवाइडेड होते हैं, बीच वाला एक एमपीएस होता है। अब पहला होता है एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया, एएमएल। ये कितने टाइप के होते हैं ब्रदर? एएमएल कितने टाइप के होते हैं? एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया कितने टाइप के होते हैं? 8 टाइप के होते हैं। एएमएल M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M8। ठीक है, अब शायद और बढ़ गए, 8 टाइप के एएमएल होते हैं। ठीक, इसको कहते हैं एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया। फिर इसके बाद आता है माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम। ठीक है, माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम। माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम, माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम को भी हम लोगों ने दो में डिवाइड कर दिया। एक होता है माइलोप्रोलिफरेटिव नियोप्लाज्म और एक होता है ट्रू माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम। माइलोप्रोलिफरेटिव नियोप्लाज्म, माइलोप्रोलिफरेटिव नियोप्लाज्म क्या होता है? एमपीएन। इसमें आपके 8 ल्यूकीमियाज आते हैं। ठीक, सबसे पहला आता है क्रॉनिक माइलोजेनस ल्यूकीमिया या क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया। ठीक, दूसरे नंबर पर आता है आपका पॉलीसाइथीमिया वेरा। पॉलीसाइथीमिया वेरा किस चीज की बीमारी होती है? फिर तीसरा आता है एसेंशियल थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, एसेंशियल थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। चौथा आता है प्राइमरी माइलोफाइब्रोसिस। पांचवा आता है क्रॉनिक न्यूट्रोफिलिक ल्यूकीमिया। फिर क्रॉनिक इओसिनोफिलिक ल्यूकीमिया, देन मास्ट सेल डिजीज, इसके बाद एमपीएन्स, अनक्लासिफाइबल, जो क्लासिफाई नहीं करे जा सकते हैं, उनको कहते हैं एमपीएन, अनक्लासिफाइबल। ठीक है, मॉर्फोलॉजिकली उसको क्लासिफाई करना मुश्किल होता है। इसके बाद आता है एमडीएस, माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम। माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम ओब्लिक एमपीएन, एक इनकी अलग एंटिटी बनाई थी। इसमें क्रॉनिक माइलोमोनोसिटिक ल्यूकीमिया है, जुवेनाइल माइलोमोनोसिटिक ल्यूकीमिया है जो बच्चों में ही होता है, फिर एटिपिकल क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया है, और फिर माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम है। माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम में क्या है? ठीक है, फिर एक होता है माइलॉइड एंड लिम्फॉइड नियोप्लाज्म एसोसिएटेड विद इओसिनोफिलिया एंड एब्नॉर्मलिटी ऑफ PDGFR, ये एक जीन होती है। ठीक है, इससे एसोसिएटेड आपका अगर कोई माइलॉइड और लिम्फॉइड नियोप्लाज्म है तो उसको जो है एक 5वीं एंटिटी में डाला गया है, माइलॉइड एंड लिम्फॉइड नियोप्लाज्म एसोसिएटेड विद एब्नॉर्मलिटीज ऑफ PDGFR। ठीक है, ठीक है, तो ये मैंने आपको फ्रेंच अमेरिकन क्लासिफिकेशन बताया था। ठीक है, फ्रेंच अमेरिकन ब्रिटिश बैब क्लासिफिकेशन। एक जो हम लोग फॉलो करते हैं ज्यादा अच्छा है WHO क्लासिफिकेशन। WHO क्लासिफिकेशन में हर चीज को जो है पेरिफेरल ब्लड पिक्चर्स के साथ डिफाइन किया गया है, जिसमें कि रिफ्रैक्टरी साइटोपेनिया विद यूनिलीनिएज डिस्प्लेसिया, इसको हटा देते हैं।
refractory cytopenia with unilineage dysplasia, ठीक है, या फिर रिफ्रैक्टरी एनीमिया, या फिर रिफ्रैक्टरी न्यूट्रोपीनिया, या फिर रिफ्रैक्टरी थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। मतलब यूनिलीनियज की मैं बात कर रहा हूं, सिंगल लीनियज, कोई एक लीनियज जो डिक्रीज हो, ठीक, एक लीनियज कोई डिक्रीज हो, क्या हो सकती है? जो रिफ्रैक्टरी साइटोपेनिया विद यूनिलीनियज डिस्प्लेसिया, मतलब किसी एक लीनियज के साथ कोई दिक्कत हो। उसमें कौन कौन सी लीनियज आ जाएंगी? एक तो एरिथ्रॉइड लीनियज आ जाएगी, ठीक है, यानी कि रिफ्रैक्टरी एनीमिया आ गया। दूसरी आ जाएगी न्यूट्रोपीनिया, रिफ्रैक्टरी न्यूट्रोपीनिया मिल गया। तीसरी आ जाएगी थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, रिफ्रैक्टरी थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, प्लेटलेट, WBC और ये तीन चीजें। स्पेसिफिकली इसमें न्यूट्रोपीनिया ही मिलता है, ठीक। ये इसमें ब्लास्ट नहीं मिलते हैं। अब आप लोग पूछोगे ब्लास्ट नहीं मिलते तो आप डायग्नोसिस कैसे बनाओगे? ये MDS है, ठीक। इसका जवाब ये है कि हम लोग साइटोजेनेटिक स्टडीज कराते हैं, जिसको अभी हम आगे बताएंगे कि डायग्नोसिस के लिए क्या क्या, आप अगर MDS की तरफ सोच रहे हैं तो मरीज की क्या क्या जांच करानी पड़ेगी। महंगा होता है लेकिन कराना यही होता है। अब इसमें मैरो फीचर्स क्या मिलते हैं, बोन मैरो में क्या मिलेगा? ये डिजीज है जो पहला हमने बताया यूनिलीनियज डिस्प्लेसिया वाली, इसमें बोन मैरो में क्या मिलेगा? यूनिलीनियज डिस्प्लेसिया मिलेगा, किसी एक लीनियज में डिस्प्लेसिया मिलेगा, ठीक है। मोर देन 10% ऑफ सेल इन वन माइलॉइड लीनियज, मतलब 10% से ज्यादा सेल्स में, किसी भी एक लीनियज की 10% से ज्यादा सेल्स के अंदर हमें डिस्प्लेसिया मिलता है, एक जैसी नहीं दिख रही, ठीक। फिर ब्लास्ट क्या होगा? लेस देन 5% ब्लास्ट होंगे, लेस देन 5% ब्लास्ट। ब्लास्ट जो होंगे किसी भी एक लीनियज का ब्लास्ट जो मिलेगा दैट शुड बी लेस देन 5%। देन लेस देन 15% ऑफ रिंग सिड्रोब्लास्ट, लेस देन 15% ऑफ रिंग सिड्रोब्लास्ट। अच्छा, रिंग सिड्रोब्लास्ट क्या चीज होती है? जो आयरन होता है, ठीक है, जब रिंग सिड्रोब्लास्ट ये होता है एरिथ्रोब्लास्ट कंटेनिंग द एग्रीगेट ऑफ आयरन, जो एरिथ्रोब्लास्ट होते हैं, ठीक है। एरिथ्रोब्लास्ट जानते हो क्या होता है? एरिथ्रोब्लास्ट नहीं जानते? RBC होता है, RBC की सबसे पहली जो सेल होती है उसको एरिथ्रोब्लास्ट बोलते हैं। इसमें जब आयरन के एग्रीगेट मिलते हैं जो कि प्रूशियन ब्लू स्टेन से, नीले कलर के जो है वो स्टेन होते हैं, ठीक है, ब्लू कलर, तो इसको क्या कहते हैं हम लोग? सिड्रोब्लास्ट, ठीक। इसको 3 टाइप में डिवाइड किया गया है, टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3, ठीक है। टाइप 1 क्या होता है? लेस देन 5%, मतलब एक आध दो ही ग्रेन्यूल्स हमको सिड्रोब्लास्टिक दिख रहे हैं। टाइप 2 में क्या होगा? हमको मोर देन 5 सिड्रोटिक ग्रेन्यूल्स मिल रहे हैं, लेस देन 5, मोर देन 5, टाइप 2 सिड्रोटिक ग्रेन्यूल्स। ये हीमोसिड्रिन ग्रेन्यूल्स होते हैं ना, अगर आपको 2 ही मिल रहा है तो क्या हम बोलेंगे? नॉर्मल है। अगर 5 मिल रहे हैं तो क्या बोलेंगे? टाइप 1। और टाइप 3 का बोलेंगे जब हमको जो है मोर देन 5 सिड्रोटिक ग्रेन्यूल्स मिले, मतलब 1/3 ऑफ द सर्कमफ्रेंशियल न्यूक्लियस, ठीक है। इसको हम क्या कहेंगे? रिंग सिड्रोब्लास्ट। ये रिंग सिड्रोब्लास्ट आपको उसमें मिलते हैं। किसमें मिलते हैं? माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम। क्यों मिलते हैं रिंग सिड्रोब्लास्ट? आयरन होता है, आयरन का मेटाबॉलिज्म होना चाहिए, है ना, साइटोप्लाज्म में मिक्स हो जाना चाहिए,
मेटाबॉलिज्म हो नहीं रहा है, ग्रेन्यूल फिर से बन गए, इस वजह से मिलते हैं, इसी को डिस्प्लेजिया कहेंगे। फिर रिफ्रैक्टरी एनीमिया विद रिंग सिड्रोब्लास्ट, ये दूसरा है, रिफ्रैक्टरी एनीमिया विद रिंग सिड्रोब्लास्ट, RARS। इसमें क्या है, एरिथ्रॉइड हाइपरप्लेजिया मिलेगा। ब्लड में तो आपको साइटोकिनिया मिलेगा टीबीएस में, लेकिन एरिथ्रॉइड में आपको क्या मिलेगा, हाइपरप्लेजिया मिलेगा। दिस एरिथ्रोपोइसिस मोर देन 15% ऑफ सिड्रोब्लास्ट, सिड्रोब्लास्ट इसमें आपको बहुत ज्यादा मिलेंगे, नाम ही सिड्रोब्लास्टिक है, और ब्लास्ट आपको लेकिन तब भी 5% से कम है। ठीक, फिर आता है RCMD, रिफ्रैक्टरी एनीमिया, रिफ्रैक्टरी साइटोकिनिया विद मल्टीलीनियज डिस्प्लेसिया, RCMD, रिफ्रैक्टरी साइटोकिनिया विद मल्टीलीनियज डिस्प्लेसिया। इसमें क्या मल्टीलीनियज बोल रहा है, यानी कि पैंड साइटोकिनिया मिलेगा, यानी कि आपको सारी सेल्स में कुछ ना कुछ डिफेक्ट मिलेगा। मल्टीलीनियज है, एक या एक मतलब दो या दो से ज्यादा लीनियज, न्यूट्रोपिनिया भी होगा, न्यूट्रोफिल में मिलेगा, प्लेटलेट में भी मिलेगा, एरिथ्रॉइड सीरीज में भी आपको मिलेगा। ठीक है, इसमें अब ये AML में कन्वर्ट हो जाता है, तो इसलिए हम लोग को एक चीज और देखनी रहेगी कि और रॉड्स मिल रही है कि नहीं मिल रही है। ठीक है, और रॉड्स के बारे में जानते हो, और रॉड्स मिलती हैं AML के केसेस में, ठीक है, उसके बारे में हम पढ़ाएंगे। फिर मोनोसाइटोसिस, मोनोसाइट जो होते हैं वो कम होने चाहिए, मोनोसाइट्स काफी कम होने चाहिए इसमें। अच्छा, डिस्प्लेजिया ये क्या है, रिफ्रैक्टरी साइटोकिनिया विद मल्टीलीनियज डिस्प्लेजिया। इसमें आपको डिस्प्लेजिया मोर देन 10% मिलना चाहिए, मोर देन 10% सेल्स में डिस्प्लेजिया मिलना चाहिए, 2 से ज्यादा लीनियज में मिलना चाहिए, 2 या 2 से ज्यादा लीनियज में मिलना चाहिए, लेस देन 5% ब्लास्ट, मोर देन 15% सिड्रोब्लास्ट। ठीक है, और ब्लास्ट जो मिलेंगे उसमें कोई और रॉड्स नहीं होंगे। जो आपके ब्लास्ट सेल्स होते हैं उसमें और रॉड्स जनरली, जैसे AML के केसेस में और रॉड्स मिलती हैं, ठीक है, M3 M4 में, लेकिन इसमें आपको और रॉड्स नहीं मिलेंगे। फिर रिफ्रैक्टरी एनीमिया विद एक्सेसिव ब्लास्ट, नाम ही एक्सेसिव ब्लास्ट है, तो मतलब कि ब्लास्ट इसमें बढ़ जाएंगे। रिफ्रैक्टरी एनीमिया विद एक्सेसिव ब्लास्ट का मतलब ब्लास्ट इसमें क्या होंगे, इंक्रीज कर जाएंगे। फिर अब आपका जो रिफ्रैक्टरी एनीमिया विद एक्सेसिव ब्लास्ट 2, REAB1 में डिवाइड किया गया और REAB2, एक एक्सेसिव ब्लास्ट 1, एक एक्सेसिव ब्लास्ट 2। एक्सेसिव ब्लास्ट 2 में आपको और रॉड मिल भी सकती है और नहीं मिल सकती, इसलिए इसको उसमें डिवाइड कर दिया गया। फिर MDS अनक्लासिफाइड, इसमें आपको मेगाकैरियोसाइटिक डिस्प्लेजिया ज्यादा मिलेगा, ग्रैनुलोसाइटिक और मेगाकैरियोसाइटिक डिस्प्लेजिया मिलेगा। फिर MDS विद आइसोलेटेड 5q डिलीशन, जीन्स होते हैं, जीन एक होता है इसमें 5q क्रोमोसोम के 5q एंड पे, ठीक है, वहां पे अगर डिलीशन हो जाए तो क्या होगा, मेगाकैरियोसाइटिक और हाइपोलोब्युलेटेड न्यूक्लियाई आपको मिलेंगे। हाइपोलोब्युलेटेड मतलब कि नॉर्मली क्या होता है, मेगाकैरियोसाइट में जो है लॉब्युलेशन होना चाहिए इस तरीके से, ये लॉब्युलेशन नहीं मिलेगा, ठीक है, ये क्या होगा, हाइपोलोब्युलेटेड होगा, एक लॉब्यूल के साथ, ठीक है। फिर चाइल्डहुड माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम एक होता है, इसमें भी मोर देन 10% एरिथ्रॉइड प्रीकर्सर्स आपको मिलेंगे जो कि डिस्प्लास्टिक होंगे, और माइक्रोमेगाकैरियोसाइट्स मिलेगा आपको, छोटे छोटे बोन मैरो में मेगाकैरियोसाइट्स, माइक्रोमेगाकैरियोसाइट्स होंगे, ठीक है, और डिस्प्लास्टिक सेल्स होंगे। ये आपका हो गया MDS। अब MDS में क्या क्या आपको चेंजेस मिलेंगे एरिथ्रॉइड सीरीज में। एरिथ्रॉइड सीरीज में आपको सबसे पहले RBC काउंट क्या होगा, TDS में कम मिल जाएगा, RBC काउंट गिर जाता है। दूसरी हाइपोक्रोमेसिया होगा, तीसरा डायमॉर्फिक बेसोफिलिक स्टिपलिंग मिलेगा, बेसोफिलिक स्टिपलिंग मिलेगा, ठीक है, इस तरीके से बेसोफिलिक स्टिपलिंग मिलेगा। ये तो आपका TBS का होगा।
फिर बोन मैरो में क्या मिलेगा, रिंग सिंड्रोब्लास्ट, ये बता चुके थे हम, ठीक है। सिंड्रोब्लास्ट के अलावा एरिथ्रोब्लास्ट में क्या मिलेगा आपको, वैक्यूलाइजेशन मिलेगा, वैक्यूल्स मिलेंगे। साइटोप्लाज्म में वैक्यूल्स इस तरीके से वैक्यूल्स मिलेंगे, ठीक है। प्रॉपर तरीके से हीमोग्लोबिनाइजेशन ना होने की वजह से ये वैक्यूलेशन हो जाता है, ठीक। हीमोग्लोबिन होगा, पूरा साइटोप्लाज्म पूरा कवर होना चाहिए, लेकिन ना होने की वजह से ये वैक्यूलेशन मिलेगा। फिर न्यूक्लियर बडिंग मिलेगी, न्यूक्लियर बडिंग, बडिंग मतलब बड फॉर्मेशन, ये है ये न्यूक्लियस बडिंग जैसी मिलेगी, ठीक। फिर इंटर न्यूक्लियर ब्रिजिंग मिलेगी, आपस में दो न्यूक्लियस जो होंगे इस तरीके से जुड़े होंगे, इंटर न्यूक्लियर ब्रिजिंग। एक होता है इंट्रा न्यूक्लियर, एक होता है इंटर न्यूक्लियर। इंटर और इंट्रा में क्या मतलब होता है, इंट्रा मतलब दो के बीच में, इंटर मतलब एक ही के बीच में, इंट्रा मतलब दो के बीच में और इंटर मतलब एक ही के बीच में, ठीक है। उसी न्यूक्लियस के अंदर आपको क्या मिलेगी, ब्रिजिंग, इंटर न्यूक्लियर ब्रिजिंग। फिर कैरियोरेक्सिस और मल्टी न्यूक्लियरिटी, ठीक है। अब ग्रैन्युलोसिटिक सीरीज में आपको क्या मिलेगा, हाइपोग्रैन्युलेशन मिलेगा, ग्रैन्युलेशन आपको कम मिलेगा। प्रेजेंस ऑफ ढोले बॉडीज, ढोले बॉडीज आप लोग जरा पढ़ के आइएगा क्या होता है, ठीक। ढोले बॉडीज दैट इज क्या होते हैं, टॉक्सिक ग्रैन्यूल्स होते हैं। फिर स्यूडो गाउचर, स्यूडो पेल्गर ह्यूड एनामली, स्यूडो पेल्गर ह्यूड एनामली, ठीक है। न्यूक्लियस का जो लोब होते हैं वो अच्छे से डिवाइड नहीं होते हैं, मल्टीपल लोब होने चाहिए ना न्यूक्लियस के, उसके न्यूट्रोफिल्स के, लेकिन वो ऐसे नहीं होते हैं, बस दो ही में ऐसे बंद करके रह जाते हैं। उनको क्या कहते हैं, स्यूडो पेल्गर ह्यूड एनामली। फिर माइलोब्लास्ट इंक्रीज कर जाता है, ठीक है, लेकिन 20% से ज्यादा नहीं, लेस देन 20%। माइलोब्लास्ट बढ़ता है लेकिन 20% से ज्यादा नहीं बढ़ता है। ल्यूकीमिया में क्या होगा, मोर देन 26% पहुंच जाए, ठीक है। 50-50, 60-60, 70-70% होता है, 80-80% चला जाता है, ठीक है। फिर मेगाकैरियोसाइट्स, मेगाकैरियोसाइट में क्या होता है, पॉन बॉल मेगाकैरियोसाइट, ठीक है। पॉन, PAWN, पॉन बॉल मेगाकैरियोसाइट विद सिंगल न्यूक्लियर लोब, एक ही लोब होगी न्यूक्लियस की, ठीक है, और मल्टीपल सेपरेट न्यूक्लियर, बहुत सारे सेपरेट न्यूक्लियर होंगे इसमें। अब डायग्नोस्टिक फीचर्स क्या होता है, एक तो साइटोजेनेटिक्स, साइटोजेनेटिक्स में डिलीशन इन 5q, ठीक है, डिलीशन इन 7q, मोनोसोमी क्रोमोसोम नंबर 7, डिलीशन 11q, फिर इसके अलावा मोनोसोमी ऑफ 5, फिर ट्राइसोमी 8, लॉस ऑफ Y क्रोमोसोम, बहुत कॉमनली इसमें होता है, लॉस ऑफ Y क्रोमोसोम, ठीक। तो आप लोगों को इतना याद रखना है, 5q, 7q, Y क्रोमोसोम, मोनोसोमी 7, मोनोसोमी 5, ये हो गया आपका, ठीक। फिर इसके बाद सपोर्टिव थेरेपी, थेरेपी क्या होती है, पहली चीज होती है कि आप पेशेंट को सपोर्टिव थेरेपी देंगे, ठीक है। सपोर्टिव थेरेपी में क्या है, साइटोकिनिया है, एनीमिया है, तो उसको आप क्या करेंगे, एनीमिया करेक्ट करेंगे। कैसे करेक्ट करेंगे, एरिथ्रोपोइटिन की इंजेक्शन देंगे उसको, एरिथ्रोपोइटिन चल जाएगा तो एनीमिया करेक्ट हो सकता है। फिर अगर वो फुल फ्लेजेड बीमारी में कन्वर्ट हो गया तो उसमें क्या करेंगे, हाइपोमिथाइलेटिन एजेंट्स देंगे उसको, हाइपोमिथाइलेटिन एजेंट्स, ठीक है। मिथाइलेशन होता है जिसकी वजह से ही जो ये दिक्कत होती है, तो उसको हमें हाइपोमिथाइलेशन एजेंट देना पड़ेगा। फिर इसमें क्या क्या आता है, 5 एज अ
5-एजासाइटिडीन और डेसिटाबीन, 2 दवाइयां होती हैं, 5-एजासाइटिडीन और डेसिटाबीन, ये 2 दवाइयां दी जाती हैं, ठीक है, हाई और लो रिस्क देखते हुए। फिर इसके अलावा लिनोलिनामाइड, एक ड्रग होती है लिनोलिनामाइड, अगर 5q एबनॉर्मेलिटी मिल रही है पेशेंट के अंदर साइटोजेनेटिक्स में, देन आप क्या देंगे, लिनोलिनामाइड। फिर इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी, एंटी लिम्फोसाइट ग्लोबुलिन, साइक्लोस्पोरिन, इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी देंगे। फिर अगर AML में कन्वर्ट हो जाएगा तो AML लाइक कीमोथेरेपी चलेगी उसकी, AML में अगर कन्वर्ट हो जाता है तो AML लाइक कीमोथेरेपी, ठीक है, ये हो गया।